Hello everyone, welcome to online class of the GSF for the foundation batch BPSC के लिए. So we are firstly here dealing with the history parts जो main से related है, so हम उसको cover करेंगे. So first let me check the audio कि आप लोगों को मेरी बातें सुनाई दे रही हैं नहीं सुनाई दे रही हैं. Let me confirm. So yeah, it's recording. So history portion में mains में history portion में we are starting with I am dealing with the art and culture section. तो आई होप आप लोगों ने सिलेबस भी देखा होगा एंड आई होप यू हैव गॉन थ्रू इट कि क्या क्या हमें सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें करना है. जब आप हिस्ट्री में देखोगे देन व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री इन द मेन सेक्शन सो इट मेनली डील्स विद द मॉडर्न हिस्ट्री. तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो तो हमें पढ़ने ही है. बाकी जो इसके अलावा जो है वो है आपके आर्ट एंड कल्चर. तो आर्ट एंड कल्चर में आप जब सिलेबस देखोगे यू हैव लाइक 3 आर्ट एंड कल्चर मेंशन इन द सिलेबस. तो वो हमें करने हैं. साथ ही साथ हमने देखा था 68 एंड 69 बीपीएससी में कि आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक्स बीपीएससी ने ऐड ऑन किए हैं. वो सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इट्स द पार्ट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द सिविलाइजेशन. इंडियन सिविलाइजेशन, बिहार सिविलाइजेशन, दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड. फॉर एग्जांपल टेंपल आर्किटेक्चर उन्होंने पूछ दिया था. तो वी विल ट्राई टू कवर दोज एस्पेक्ट्स आल्सो, दोज टॉपिक्स आल्सो व्हिच आर नॉट मेंशन इन द सिलेबस एज वेल. ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि हमें आर्ट एंड कल्चर में हमें पढ़ना क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमें पढ़ना क्या है. ओके, सो जब आप देखोगे हिस्ट्री का सिलेबस तो वी आर डीलिंग हियर विद द आर्ट एंड कल्चर. आर्किटेक्चर बेसिकली, नॉट कल्चर. आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोग आज बात करेंगे. ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर का जब आप बीपीएससी का सिलेबस देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि इसमें है मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट, ना कल इतना सिलेबस में लिखा हुआ है. ठीक है, हमें क्या करना है, वी विल ट्राई टू इंक्लूड वन आर्ट फॉर्म एज वेल. तो वो है टेम्पल आर्किटेक्चर. हम डालेंगे इसमें क्योंकि बीपीएससी ने इस पे पूछा था. टेम्पल आर्किटेक्चर हम करेंगे. साथ साथ हम करेंगे फॉर एग्जाम्पल जो मधुबनी पेंटिंग है बिहार का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है तो उसको भी हम लोग करेंगे. इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड इन द हिस्ट्री सेक्शन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी आस्क्ड इन द करंट अफेयर सेक्शन, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज चलते ही रहते हैं. किसी को अवार्ड मिलता है तो कहीं पे मधुबनी पेंटिंग रेलवे पे बनाई जाती है, कहीं पे बिल्डिंग्स पे बनाई जाती है. तो इस तरीके के न्यूज चलते रहते हैं. तो होपफुली एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि मधुबनी पेंटिंग आपका पूछा जा सकता है कोई भी सेक्शन में. तो हम लोग मधुबनी पेंटिंग भी करेंगे. सो फर्स्टली आई वांट टू एड ऑन समथिंग कि हम ये लेक्चर्स को कैसे फॉरवर्ड करेंगे. दिस लेक्चर इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज नॉट फॉर द नोट दिस डिक्टेशन. मैं नोट्स यहाँ डिक्टेट नहीं करवाऊंगी. जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ आपको नोट्स का पीडीएफ वो मिल जाएगा. सो जस्ट टेक अ पेन और पेपर. जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसको आपको लिखना है. ठीक है, आप देखो भी और लिखो भी. लेकिन आपको अब सोचोगे कि मैं नोट्स डिक्टेट करूंगी तो वो नोट्स डिक्टेशन नहीं है. आपको अलग से पीडीएफ मिल जाएगा. जो भी मैं बता रही हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन आपको कुछ कुछ पॉइंट्स को, मेजर पॉइंट को डिक्टेट करते रहना. इससे क्या होता है, आपकी एक्टिव अटेंशन रहेगी. ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ आप लेके बैठे हो, दिमाग कहीं और है. लिखने से क्या होता है, यू आर बेसिकली फोकसिंग मोर ऑन द लेक्चर्स. तो हमेशा पेन पेपर लिख के बैठो और फिर उसके बाद आप कैरी ऑन करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक्स जो हम लोग करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. 5 टॉपिक है. ये 5 टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं. मैं ये हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के हम ये करेंगे. तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं मॉडर्न आर्ट. ठीक है, मॉडर्न आर्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें सारे एक्सपेक्ट्स को देखेंगे. कौन कौन से आर्ट फॉर्म मॉडर्न किंगडम के टाइम, एम्पायर के टाइम थे और कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ, क्या सिग्निफिकेंस है उसका, रिलीजन का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, अभी क्या स्टेटस है एंड क्या उसकी सिमिलैरिटीज है विथ एनी फॉरेन आर्ट. तो ये सारे एक्सपेक्ट्स को हम आज कवर करते हैं. ठीक है, आज हम देखेंगे मॉडर्न आर्ट.
सो इट्स रिकॉर्डिंग. आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाँ, सो मॉडर्न एम्पायर जो थे वो कब था? वो फर्स्ट ऐसा कंटेम्प्रेरी पैन इंडिया एम्पायर बना था जो पूरे इंडिया में अच्छा उसका रिजीम रहा था. और ये जो एग्जिस्ट किया था ये कब से कब तक किया था? 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक. ठीक है, इस पीरियड तक मॉडर्न एम्पायर एग्जिस्ट किए थे. तो इस बीच में क्या हुआ था, उनकी पावर और मैजेस्टी तो अच्छी थी ही, इसके साथ उन्होंने अपने किंगडम्स में, अपने एम्पायर में आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया. तो उन्होंने बेसिकली वो ही लोग पहले थे जिन्होंने पिलर्स का कंसेप्ट लेके आया, स्तूपास का कंसेप्ट लेके आया, स्टोन्स का यूज किया, मोनोलिथिक स्टोन्स का यूज किया, जिसमें उनके रिलिक्स जो बचे कुचे जो उनके आर्ट फॉर्म्स है जो हमें मिलते हैं एक्सकवेशंस के थ्रू, वो अभी भी आज हमें मिलते हैं, जिनसे उनकी ड्यूरेबिलिटी पता चलती है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्ट फॉर्म है जो इंडिया में आर्ट आर्किटेक्चर में पाए जाते हैं. ठीक है, तो मॉडर्न आर्ट जब भी आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे मेंस के आंसर में, तो बेसिकली गिव रेफरेंस टू मॉडर्न एम्पायर. मॉडर्न एम्पायर को आप रेफरेंस दो कि कैसे, कौन से पीरियड में ये थे, कैसे उन्होंने इसको ग्लोरीफाई किया, एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उन्होंने क्या ऐसा सिग्निफिकेंट चीज लाया जिस वजह से आज भी हम मॉडर्न एम्पायर के जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस टाइम डेवलप हुए थे उसको आज भी हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. एक कोटेशन है मॉडर्न आर्ट से ही रिलेटेड, जिसमें आप डाल सकते हो कि उनका एम्पायर जो था वो कैरेक्टराइज था. उनका कोटेशन है कि इट वाज इंडिविजुअलिस्टिक इन आइडेंटिटी एंड आइडियोलॉजी. उनकी आइडेंटिटी, उनकी आइडियोलॉजी बहुत ही अलग थी, यूनिक थी, इंडिविजुअलिस्टिक थी. तो जो मॉडर्न एम्पायर थे बेसिकली वो 322 से लेके 185 बीसी तक उनका एग्जिस्टेंस था. उसमें उन्होंने अपने एम्पायर के साथ जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको काफी ज्यादा प्रोस्फरस और ग्लोरीफाई किया था. दैट्स वाई जो उनकी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस टाइम उन्होंने बनाई थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी. एंड जो उसकी ड्यूरेबिलिटी थी, स्टोन्स यूज करते थे वो, तो जिस वजह से आज इतने सदियों बाद भी जब हम एक्सकवेशन करके उनके जो भी रिलिक्स हमें मिलते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, तो उसमें हम कहीं ना कहीं उनके जो आइडियोलॉजीज हैं, उनकी जो आइडेंटिटीज हैं उसको देख पाते हैं, उसको एनालिसिस कर पाते हैं. एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जिस बेसिस पे वो आर्ट फॉर्म को अपने लेके गए थे, जो उसमें पर्पस वो रिफ्लेक्ट करते थे आर्ट फॉर्म में, जो आइडियोलॉजीज के थ्रू उस आर्ट फॉर्म से वो दिखाना चाहते थे, उनमें उनकी एक यूनिकनेस थी, जिस वजह से उनके एम्पायर की एक कोटेशन है जो आप यूज कर सकते हो कि उनके एम्पायर को कैरेक्टराइज किया जाता था. उनकी एम्पायर को कैरेक्टराइज किया जाता था कैसे? उनकी एम्पायर में, उनके आइडियोलॉजी में एक इंडिविजुअलिस्टिक क्राइटेरिया दिखता था. उनकी आइडेंटिटी में एक इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक दिखती थी, जो ये कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने अपने आर्ट फॉर्म्स में भी दिखाई. तो ऐसे ऐसे कोट्स आप डालोगे तो इट विल मेक ए डिफरेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉपीज दैट एग्जामिनर इज चेकिंग. तो एक दो कोटेशन ये डाल देना. ठीक है, तो ये कोटेशन आप लिख लो. जैसे मैंने बताया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ बता रही हूँ, वो लिख लो, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये था मॉडर्न एम्पायर. मॉडर्न एम्पायर के आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, बेसिकली जो मॉडर्न एम्पायर के अंदर, उनके रिजीम के अंदर जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके पार्ट्स हम पढ़ेंगे. एंड मॉडर्न एम्पायर आप जानते हो पाटलिपुत्रा जो बिहार की कैपिटल रहा करती थी, वहां पे उनका कैपिटल होता था. दैट्स वाई जो बिहार का रीजन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर. काफी सारे रिलिक्स आपको मिलेंगे वहां पे, तो उन्हीं सारे आर्ट फॉर्म्स को हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं मॉडर्न एज आर्ट्स. तो मॉडर्न आर्ट्स में, आर्किटेक्चर में हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है स्टेट आर्ट, एक होता है फोल्क आर्ट. स्टेट आर्ट ये होता है, स्टेट आर्ट का मतलब ये होता है कि स्टेट स्पॉन्सर करती है उसको, मतलब जो वहां की किंगडम है, जो वहां के किंग हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, बेसिकली वो फंडिंग देते हैं.
वो आर्टिशियंस को बुलाते हैं, उनको अपनी पर्पस बताते हैं, उनको बताते हैं कि कुछ ऐसा आर्ट फॉर्म करो कि सदियों तक हमारे मॉडर्न एम्पायर को याद किया जाए, सदियों तक मेरा नाम लिया जाए कि इस किंग के द्वारा ये आर्ट फॉर्म को लाया गया, इस किंग के द्वारा इन्होंने ऐसा बनाया। तो वो स्टेट स्पॉन्सर करती है। उसी तरह कुछ फोल्क आर्ट्स है जो इंडिविजुअल्स जो भी वहां के जो नागरिक थे वो अपनी रुचि से बनाते थे और उस पे अपना रोजगार चलाते थे, कमाई करते थे और जीवन यापन करते थे। तो ये दो आर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो दो आर्ट फॉर्म हम देख लेते हैं क्या क्या है। मॉडर्न आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। तो सबसे पहला जो है वो है आपका स्टेट आर्ट, दूसरा है आपका फोल्क आर्ट, ठीक है। स्टेट आर्ट मैंने बताया स्पॉन्सर्ड आता है इनके द्वारा, और ये सिटीजन इंडिविजुअल के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी में स्टेट आर्ट को भी अलग अलग हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स मिलते हैं जो स्टेट आर्ट में हमें मिलते हैं। तो स्टेट आर्ट में पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, विहारास, ठीक है, स्टैचूज, ये कुछ स्टेट फॉर्म्स थे जो मॉडर्न आर्ट में मॉडर्न एम्पायर के टाइम स्टेट ने स्पॉन्सर किए थे। ऑल्सो केव्स भी बनाते थे वो, जो भी मॉक्स थे, जो भी प्रिस्ट थे, उनके लिए केव्स भी वो बनाते थे। तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ उनके आर्किटेक्चर की क्वालिटी दिख जाती थी, फीचर दिख जाती थी। फोल्क आर्ट वही जो सिटीजन और जो इंडिविजुअल बेसिस पे अपने बनाते थे और उसे बेचते थे, या उनकी वो ख्वाहिश होती थी, उनकी वो हॉबी होती थी, तो उसको वो परस्यू करते थे। तो इसमें आप देखोगे स्टैचूज भी वो भी बनाते थे। इनकी स्टैचूज ग्रैंड होती थी, इनके स्टैचू जो भी उनके पास है एलिमेंट है उसको यूज करके ये लोग बनाते थे। पोट्री बनाते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे, एक रिंग स्टोन का भी आर्ट फॉर्म बनाते थे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारे आर्ट फॉर्म्स वो बनाते थे एंड उसी से अपना ये रोजगार चलाते थे, ठीक है। उसी आर्ट फॉर्म में मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है जो पोल कार्ट ही बना रहा है, उसी में कभी वो किंग को अंपायर को जाके गिफ्ट दे दिया, किंग को काफी पसंद आ गया, तो वो उसको अपना पैट्रोनेज में रख लेते थे बेसिकली, मतलब कि तुम मेरे लिए काम करो, वी विल गिव यू द सैलरी, इस बेसिस पे रख लेते थे। तो पहले क्या होता था कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर की वो रिस्पेक्ट होती थी। दैट्स वाई आर्टिशियंस काफी फ्रूटफुली अपनी लाइफ को जीते थे, काफी अच्छे से जीते थे। बट अब क्या है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर की वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो गई है, जिस वजह से जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो डिक्लाइन होते गया। एंड ऑल्सो जो आप देखोगे पटना कलम जैसे सिलेबस में है, पटना कलम जो पेंटिंग है वो बिल्कुल इवॉल्व हुआ है बिहार से ही। तो वो कहीं ना कहीं हमने उसको खो दिया क्योंकि उनके कोई पेंटर्स बचे ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोकल आर्ट्स को जो रिस्पेक्ट देते थे वो है ही नहीं, जिस वजह से वो अपना लिवलीहुड नहीं कर पाते हैं। तो उनको फोर्सफुली ही वो अपना प्रोफेशन आर्ट वाला छोड़ना पड़ता है, दे हैव टू लुक फॉर द अदर प्रोफेशन सो दैट दे कैन कैरी ऑन देयर लिवलीहुड, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेट आर्ट से फोल्क आर्ट से। आई होप आप लोगों को दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। तो स्टेट आर्ट हम देखते हैं। पहला टॉपिक लिखिए आप लोग स्टेट आर्ट। स्टेट आर्ट, the type of the modern art and architecture which is being sponsored by the state or the kingdom or the dynasty or the king itself to promote art and architecture during their regime. That's it. This is the state art and the state sponsored art. अब हम देखते हैं कि सबसे इसमें जो पहला आर्ट फॉर्म है वो था, हमने लिखा था पैलेसेस। अब पैलेसेस समझ के तो समझ में आ ही जाता है महल, जहां पे वो रह रहे हैं, जहां पे वो डेली सभागार रख रहे हैं, मीटिंग्स रख रहे हैं, तो वो हो गया पैलेसेस। तो पैलेसेस में आप देखोगे कि जो जो भी इंपॉर्टेंट पैलेसेस है तो उसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स रहते थे उनके पैलेसेस में।
तो फीचर्स क्या क्या थे, बस बेसिकली वो अगर कोई पैलेसेस बनाते थे उसमें एक कॉमन फीचर वो फॉलो करते थे, उस फीचर्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो उनका एक इम्पोर्टेंट था कि वो वुडन मटेरियल्स का यूज करते थे, रूफ में और फ्लोर में वुडन मटेरियल्स का यूज करेंगे, फ्लोर में भी वुडन मटेरियल, रूफ में भी वुडन मटेरियल। तो सबसे पहला फीचर तो इनका ये था कि दे यूज प्लेंटी ऑफ वुडन मटेरियल्स। ठीक है, किसके लिए, रूफ एंड फ्लोर के लिए। सेकंड फीचर है कि जो भी वो एरिया बनाते थे, पैलेसेस बनाते थे, उसमें एक बाउंड्री देते थे, बाउंड्री में वो होल्स बनाते थे, सो दैट इन द केस ऑफ वॉर विद अदर डायनेस्टी वो उस लूप होल्स का यूज करके एरो को शूट कर सके, वो इधर से लड़ाई कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। तो आपको बताना है कि बॉर्डर वॉल्स होते थे, बॉर्डर वॉल्स विथ एरोज, सॉरी विथ होल्स टू शूट एरो ड्यूरिंग वॉर। एक ये क्वालिटी हो गया। काफी ग्रैंड होता था उनका, बहुत ही बड़ा साइज का होता था, ऐसा नहीं होता जो बहुत छोटा है, काफी ग्रैंड होता था। सारे एक्सपेक्ट्स उसमें थे, रेसिडेंस के भी एक्सपेक्ट्स थे, मीटिंग एरिया के भी एक्सपेक्ट्स थे। ठीक है, तो वो काफी ग्रैंड साइज होता था, तो ये भी एक उनका फीचर है, ग्रैंड साइज। नेक्स्ट कि मल्टी पिलर्स वो करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो उनका पैलेसेस है ओपन एरिया रहेगा, लेकिन उसमें पिलर्स बहुत रहेंगे, तो मल्टी पिलर्स वो पैलेसेस बनाते थे। ठीक है, मल्टी पिलर्स वो पैलेसेस बताते थे। अब ये सारे फीचर्स हमें कहाँ से मिले, ये सारे फीचर्स हमें उनसे मिले हैं जिन्होंने अपने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री छोड़ के बिहार में गए थे। फॉर एग्जाम्पल आपने जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो यू विल रीड द फॉरनर ट्रैवल्स हु केम्स टू इंडिया ड्यूरिंग दीज डायनेस्टीज। जब ये डायनेस्टी रूलिंग में थे तब कुछ फॉरनर ट्रैवल्स यहाँ पे आए थे, जिन्होंने यहाँ पे जो भी उनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिखा, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ क्वालिटी दिखी, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री में उसको नोट डाउन किया एंड वो रिलिक्स हमें मिले। देन वी गेट टू नो कि हाँ हमारे टाइम भी ऐसे डायनेस्टी थे, उनके टाइम भी ऐसे ऐसे पैलेसेस थे, ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का रूल था। तो उसका इनका जो मॉडर्न आर्ट का जो सोर्सेस, पैलेसेस का जो सोर्सेस है जहां से हमें ये डिस्क्रिप्शन मिला है, वो था मेगाथिनिस, जो इंडिका बुक इन्होंने लिखी थी उसमें था। ठीक है, पहला। दूसरा एक फाहिन ट्रैवलर थे, फाहिन ट्रैवलर चाइनीज ट्रैवलर थे, वो आए थे मॉडर्न एम्पायर के टाइम। उन्होंने बताया था अपने ट्रैवल लॉग में कि जो ये पैलेसेस हैं ये गॉड गिफ्टेड हैं, और दीज पैलेसेस आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस, दे वेर मेड बाय स्पिरिट्स। जो इतने ग्रैंड साइज है, इतने सुंदर हैं, दे डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ इंसान बना भी सकता है। तो उन्होंने एक लाइन लिखा था पैलेसेस के लिए, मॉडर्न पैलेसेस के लिए, कि दीज आर गॉड गिफ्टेड एंड दीज पैलेसेस आर मेड बाय स्पिरिट नॉट बाय ह्यूमंस। बेसिकली वो तारीफ कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे भी कोटेशंस आप लिखोगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको मिलेंगे। तो जो एक पटना में कुम्हड़हाड़ जगह है, वहां पे आप देखोगे रिलिक्स आपको मिलेंगे, वुडन असेंबली बिल्डिंग्स बनाई हुई है, वो रिलिक्स मिला हुआ है, उसको कवर कर रखा है, प्रोटेक्शन एरिया दे रखी है, जिसमें 84 लिथिक्स पिलर्स है। वो पैलेस है उसमें 84 पिलर्स दिए हुए हैं, तो पिलर्स का काफी ज्यादा यूटिलाइज ये लोग करते थे, जिससे इतना ग्रैंड साइज होता था, ओपन लगता था, पिलर्स इतने थे जिस वजह से वो ग्रैंड साइज लगता था। तो आप एग्जाम्पल में लिखोगे इसमें, हाँ एग्जाम्पल में आप इसमें लिखोगे कुम्हड़हाड़ पैलेस, पटना। ठीक है, एंड पाटलिपुत्रा में आपको मिलेगा वुडन असेंबली हॉल एज वेल।
ये कुम्हार पैलेस में जो आपको मिलेगा, इसमें 84 लिथिक्स पिलर्स हैं, ठीक है, 84 लिथिक्स पिलर है। तो ये हमने पैलेसेस को कवर कर लिया। तो कोई भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का फॉर्म हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसका पर्पस क्या था। सेकंड हम उसमें पढ़ेंगे, पर्पस हमने डिफाइन कर लिया कि क्या था इसका पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस था, एज वेल एज जो भी मीटिंग चलती है उसका पर्पस था, कुछ भी डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज है या उसका स्टोरेज है उसका भी पर्पस था। तो ये था। सेकंड जो हमारा था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ अलग से कुछ एड ऑन पॉइंट्स है, तो इसमें एड ऑन पॉइंट्स था कि इसका सोर्सेस क्या था, तो वो हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या थे, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हम बाकी के जो आर्ट फॉर्म्स है उसको डील करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्ट फॉर्म है वो है पिलर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए पिलर। तो पिलर्स, ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ। तो पिलर्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो कि पर्पस क्या था, राइट, सब टॉपिक पर्पस, पर्पस क्या था इसमें। तो पिलर्स आप बेसिकली जब देखोगे तो अशोका जो हम किंग थे, जो मॉडर्न एम्पायर में बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं और सबसे फेमस किंग रहे हैं, उनके टाइम दे आर ही वाज वेरी कन्विंस विद द बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म से वो काफी ज्यादा प्रेरित हुए थे, जिस वजह से वो स्तूपास को बनाते थे। एंड स्तूपास में वो बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको उसको बेसिकली पॉपुलराइज करना चाहते थे स्तूपास बना बना के। तो इनका पर्पस तो बेसिकली एक होगा कि जो उन्होंने धम्मा प्रिंसिपल्स जो उन्होंने बुद्धिज्म के अपनाए थे, दे ही वांट टू popularize that and he want to spread that among his citizen or amongst all the people during his regime. तो सबसे पहला था कि धम्मा प्रिंसिपल्स को पॉपुलराइज करना, ठीक है। सेकंड है, इफ यू फाइंड दिस वीडियो स्लो तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट पेस पे भी करके देख सकते हो, ऑलराइट, क्योंकि इसमें मुझे सबको समझाना भी है, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट स्लो, ठीक है। सेकंड था कि कभी वो जीतते हुआ हूँ सर, जब अपना प्रथम मेंटरशिप स्टार्ट किए थे उसी समय जुड़ा हुआ हूँ, और सर 70 से ही मेंटरशिप स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन, तो मैं तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। सर लास्ट सवाल होगा कि आने वाले स्टूडेंट को लेकर के जी सब के बारे में क्या बोलिएगा। जी सब बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, और विशेषकर यहाँ का जो कंटेंट है खासकर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। और हिंदी मीडियम का, चूँकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो हिंदी मीडियम में बहुत समस्या होती है कि कंटेंट अच्छा नहीं मिल पाता है, लेकिन जीएस हब में जुड़ने के बाद बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रिस्प कंटेंट मिला। हम देखे हैं जब मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा था उस समय सर के द्वारा जो भी नोट्स दिया जाता था वो बहुत ही अच्छा था, और हमको लगता है सबसे वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है हिंदी मीडियम में, विशेषकर मैं कहूँगा, जरूर कहूँगा।